नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं अगले एपिसोड की, जिसका नाम है वैदिक काल। सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन होता है, उसके बाद एक नई सभ्यता का जन्म होता है जिसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, आर्य संस्कृति कहते हैं। इसलिए इसका जो समय है वह 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। उत्तर वैदिक काल का समय है, टाइम है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। इस प्रकार से हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। ऋग्वैदिक काल के भूगोल की बात करते हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है उसकी? सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों से परिचित थे। वितस्ता, झेलम, अस्कनी, चिनाब, परसुणी, रावी, शतुद्री, सतलज और बिपाशा, ब्यास। इस प्रकार से कई नदियां थी। सदानीरा, गंडक, वितस्ता, झेलम, अस्कनी, चिनाब। और आगे बढ़ते हैं, ये नदियां हो गई सप्त सैन्य प्रदेश कहते हैं इनको। हिमालय पर्वत से परिचित थे, हिमवत चोटी से परिचित थे, खासकर मुंजवत पर्वतमाला नाथ से भी जाना जाता है। सोम नामक पौधों की यहाँ प्राप्ति थी। सोम जो रस होता है वो क्या है? एक पौधा होता है। मरुस्थल की बात करते हैं। मरुस्थल धन से परिचित थे। आर्यों के दक्षिणी सीमा अरावली पर्वतमाला थी। यानी ये आपका भारत का नक्शा दिख रहा होगा। ये राजस्थान का पाकिस्तान का जो क्षेत्र है बीच का, इसको हम अरावली पर्वत के नाम से, पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आर्य कृषि पर आधारित थे। इनका द्वितीय पेशा था। केवल एक अनाज या जौ या खेती से परिचित थे, यानी जौ से परिचित। बाकी इनको फसलों के बारे में जानकारी नहीं थी। पशुपालन प्राथमिक कार्य करते थे। इनका जो पहला काम था पशुपालन, दूसरा था खेती। अतः भूमि स्वामित्व की अवधारणा नहीं थी। इस सामंतवादी व्यवस्था या मानसिकता के नहीं थे। भू स्वामित्व की अवधारणा उत्तर वैदिक काल से उत्पन्न होती है। शिल्प और उद्योग कम विकसित थे। मृद भांड निर्माण करते थे, रथ निर्माण करते थे, अस्त्र शस्त्र निर्माण करते थे और तांबे और कांसे का इनको जानकारी थी, लेकिन लोहे की जानकारी इनको नहीं थी। व्यापार वाणिज्य की बात करते हैं तो सीमित वस्तु विनिमय प्रणाली थी। व्यापार वाणिज्य कैसा था? बहुत ही सीमित था, लेकिन आदान प्रदान की जो प्रणाली थी वस्तु विनिमय थी। पाणी नामक आर्य समूह व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा रहता था, जिसको हम व्यापारी कहते हैं वर्तमान। अर्थात पाणी नामक एक समूह पशुओं की चोरी करता था। क्या है? अर्थात जो पाणी नामक जो व्यापारी है, आज हम व्यापारी कहते हैं, लेकिन उस समय वह पशुओं की चोरी करता था। बहुत नया माल, नया वो इसमें मिलेगा आपको क्वेश्चन। जे दृष्टि IAS से लिए है मैंने। स्वरूप की बात करें तो इनका जो कबीलाई अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, समतामूलक थी और निर्वाह मूलक थी। ठीक है, ये नए शब्द जोड़े हैं, शायद ये हर एक बुक में नहीं मिलेंगे। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या चेंज हुए, और हम इसमें और डीपली पढ़ेंगे। परिवर्तनकारी बिंदु है, आर्यों को सर्वप्रथम लोहे की जानकारी हुई। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? लोहे की जानकारी हो गई। लोहे के प्रथम प्रयोग युद्ध अस्त्रों के निर्माण में किया गया। सर्वप्रथम भूमि स्वामित्व की अवधारणा सामने आई। यहीं से ही पूरी तरीके से क्या भूमि स्वामित्व यहाँ हमें देखने को मिलता है। कृषि आर्यों का प्रधान पेशा हो गया। पहला पशुपालन था, अब कृषि हो गया। अब जौ के साथ में गेहूं है, धान है, चावल है, प्रीमिक्स चावल होता है। ठीक, इस तरीके से उनको 3 फसलें यहाँ देखने को मिलती हैं। पशुपालन उनके निरंतरता बनी रही। शिल्प उद्योग और विकास हुआ, विविधता आई, बहुत सारे शिल्प उद्योग बनने लगे। लोह धातु निर्माण, वस्त्र निर्माण, रत्न निर्माण, मृदुभांड निर्माण, हाथी दांत सामग्री यहाँ देखने को हमें मिलती है। शिल्प उद्योग की हम बात करते हैं।
व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई, किंतु अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली जारी थी। कोई उनके पास मुद्रा नहीं थी, कोई रुपया पैसा कौड़ी कोई नहीं था। स्वरूप की बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी और कबीलाई अर्थव्यवस्था में रहते थे। और आगे बढ़ते हैं तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संरचना कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। तो सबसे पहले आता है राजा। राजा कबीले का मुखिया होता था। जो सर्वे सर्वा है, प्रधान है, वो कौन है? राजा है। राजा को जनस्य गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता है? जनस्य गोप, यानी जनता की रक्षा करने वाला गोप। अर्थात राजा की पहचान कबीले से होती थी। राजा की शक्ति सीमित थी, युद्ध का नेतृत्व करता था एवं पशुओं के कबीले की सुरक्षा भी उसका दायित्व या कर्तव्य था। शासन प्रणाली की बात करते हैं तो राजतंत्रात्मक थी, वंशांग शासन था, किंतु राजा का निर्वाचन भी होता था। यहाँ डेमोक्रेसी थी। ठीक है। नौकरशाही की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की रक्त संबंधों से जुड़ी थी। पुरोहित, सेनानी, विस्पति, स्पष्ट और गुप्तचर, इस प्रकार की उस समय नौकरशाही व्यवस्था थी, नौकर हुआ करते थे। राजनीतिक संस्थाओं की बात करें, जनप्रतिनिधि संस्थाएं, सभा में न्याय कार्यों से जुड़ी थी। कबीले के वरिष्ठ लोग सदस्य होते थे, महिलाएं भी इसमें शामिल होती थी और प्रांत या राज्यसभा के समान था। समिति की बात करें, सभा हो गई समिति की बात करते हैं, महत्वपूर्ण वाद विवाद होता था, डिस्कशन होता था, किसी गंभीर चिंतन मनन होता था। वर्तमान लोकसभा के समान थी। राजा का निर्वाचन होता था, महिलाएं इसमें भाग ले सकती थी। अथर्ववेद में सभा समिति की प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति राजा पर अंकुश लगाती थी और अतः राजा निरंकुश नहीं होता। कितनी अच्छी बात थी। भले ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, यहाँ ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, डेमोक्रेसी भी नहीं थी। यहाँ राजा जो है पूरी तरीके से अंकुश में रहता था। आगे बढ़ते हैं तो विदत आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी और अतिथियों का गोहंता कहते थे, क्योंकि सर्वप्रिय चीज अतिथि के लिए हाजिर करते थे, इसलिए गोहंता कहते थे। ये सैनिकों एवं असैनिक मामलों से जुड़ी होती थी। कौन सी विदत? गढ़ की बात करें, एक और संस्था थी जिसका विवरण मौजूद नहीं है, गण। और आगे बढ़ते हैं तो राजनीतिक इकाई की बात करें। राजनीतिक इकाई में परिवार, वेश, जन्मी सर्वोच्च इकाई कबीला, राजस्व प्राप्ति, बलि स्वेच्छा से देने वाला कर था और दंड विधान मृत्युदंड भी दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में और सारी चीजें हैं जो वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में देखते हैं। राजा भूमि क्षेत्र राज्य का प्रमुख हो गया था। जन एवं जन मिलकर जनपद बन गए। राजा की शक्ति बढ़ी युद्ध स्त्रों में लोहे का प्रयोग होने लगा। भूमि की अवधारणा के आने से भूमि स्वामित्व की अवधारणा भी बढ़ने लगी और राजपद का महत्व यहाँ बढ़ गया। राजत्व का देवी सिद्धांत सामने आया। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस बात की जानकारी मिलती है। सबसे पहले राजत्व का सिद्धांत हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। अतः राजपद के साथ यज्ञ जुड़े गए। राजस्व यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध, 3 प्रकार के यज्ञ हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। शासन प्रणाली, राजतंत्र में शासन प्रणाली थी। जनप्रतिनिधि संस्थाओं की बात करते हैं तो विदत एवं गण समाप्त हो गए थे। सभा समिति का यहाँ महत्व भी कम हो गया था। राजस्व की बात करते हैं, बलपूर्वक वसूले जाने लगा। यानी वैदिक काल में बलि जो है स्वेच्छा से देने वाला कर था। उत्तर वैदिक काल में ये बलपूर्वक जबरदस्ती वसूलने लगा और भू राजस्व की राशि जो थी 1/16 कर दी गई। राजनीतिक संस्थाओं की बात करते हैं, इकाई की बात करते हैं। ग्राम, वेश, जनपद, सर्वोच्च इकाई जनपद बन गई थी। ऋग्वैदिककालीन समाज की बात करते हैं। वर्ण व्यवस्था आधार, रंग और कर्म पर। बहुत शानदार बात है ये, आपको सामाजिकता में भी ये लागू होती है। रंग आर और अनार, कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहली बार इसका उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में हमें देखने को मिलता है। ये वर्ण व्यवस्था का आधार था। और आगे बढ़ते हैं। अतः एक ही परिवार में अलग अलग वर्णों के लोग निवास कर सकते थे। एक परिवार है
शूद्र परिवार है, उसमें क्षत्रिय भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, वैश्य भी होगा, या वैश्य परिवार में क्षत्रिय भी होगा, शूद्र भी होगा, वैश्य भी होगा। ठीक इस प्रकार से एक ही परिवार कई वर्णों के लोग निवास कर सकते थे। उनसे आपस में कोई छुआछूत नहीं थी, आपस में वैमनस्यता नहीं थी, आपस में भेदभाव नहीं था, आपस में जेलसी नहीं थी। ये बहुत शानदार बात हमें देखने को मिलती है सामाजिक व्यवस्था में ऋग्वैदिक काल में। अतः सामाजिक गतिशीलता बाध्यता नहीं थी, किसी प्रकार की सामाजिक गतिशीलता बाध्यता नहीं थी, जो जिसकी इच्छा वो कर सकता है। अस्पृश्यता छुआछूत की अवधारणा वैदिक काल में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, सामाजिक विषमता नहीं थी, अस्पृश्यता नहीं थी। पता नहीं ये कहाँ से किस व्यक्ति के मन में आ गया। दास प्रथा की बात करते हैं तो घरेलू कार्यों में प्रयोग किया जाता। दास को जो होते थे उनके तो घरेलू जो कार्य होते उसमें प्रयोग किया जाता, लेकिन आहार एवं अनार दोनों दास बनाए जा सकते थे। यानी ऐसा नहीं कि शूद्रों को या फिर अनार्यों को दास बनाया, यहाँ दोनों ही वर्णों के लोगों को यहाँ दास बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ उल्लेख नहीं मिलता आर्यों को दास बनाने का। दशरथ के युद्ध की बात करते हैं, बहुत शानदार बात यहाँ हमें देखने को मिल रही है इस नोट्स में। भरत आर विजयी रहा, ठीक, और आर एवं अनार कबीला पारमित हुआ यानी पराजित हुआ, अतः युद्ध विधि हुए और अतः दास बना लिए गए। अब यहाँ ये बात देखने को मिलती है, जो अनार थे इनको क्या किया, यहाँ भरत ने जो आर कबीले का व्यक्ति था इसने क्या बना लिया, दास बने। सभी अनार दास हो गए। महिलाओं की दशा की बात करते हैं, अच्छी थी वैदिक काल में, बाल विवाह नहीं थे, पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, बहु विवाह नहीं होते थे, लैंगिक भेद लैंगिक असमानता नहीं था, महिला पुरुष का कोई भेद नहीं था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, सार्वजनिक कार्यों में भाग ले सकती थी, सभा समिति में। अब उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, बहुत शानदार बात आप देखना। हाँ, डी के फोटो स्टेट कॉपियर फैकल्टी। तो वर्ण व्यवस्था की बात करो तो वैदिक काल की जटिल हो गई थी, जन्म के आधार पर हो गई थी, सामाजिक गतिशीलता बाधित हो गई। अब कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा तो उसे छुआछूत और वैमनस्यता रखेगा, उससे अस्पृश्यता रखेगा। द्विज की अवधारणा सामने, द्विज का मतलब यहाँ जो ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, ये आपस में द्विज बन सकते थे, यानी जरूर धारण कर सकते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन्हें विशेष अधिकार भी मिल गए, यानी शूद्र को छोड़ करके बहुत सारे विशेष अधिकार यहाँ मिल गए थे, फिर भी अस्पृश्यता नहीं थी। और इसमें और थोड़ा सा आगे हम जाएं डीपली तो समाज में 16 संस्कार भी प्रचलित हो गए। यहाँ अब जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है वो और बच्चों के लिए 16 संस्कार की व्यवस्था हो गई थी और समाज की व्यवस्था हो गई थी, लेकिन शूद्र की व्यवस्था खत्म हो गई थी। क्या शूद्र के लिए बनाई दी गई। और इसकी बात करें आश्रम व्यवस्था की, यहाँ पहली बार 4 आश्रम की चर्चा जवाली उपनिषद में देखने को मिलती है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसमें 16 संस्कार भी शामिल किए जाने लगे। 4 पुरुषार्थ के उदाहरण है धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा। समाज में भौतिकता एवं आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं ऋण की अवधारणा। देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है। देव ऋण जो होता है देवताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना, ऋषि का मतलब गुरुओं के प्रति हो गया, पितृ मीन्स सृष्टि संचालन के लिए है, यानी ऋण मीन्स कर्जा। हमारे पर देवों का, ऋषियों का, पिता का क्या होता है, कर्जा होता है। उस कर्जे को उतारने के लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। गोत्र बहिर्गमन विवाह की अवधारणा की बात करते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज कैसे हुई, अपने गोत्र से बाहर कैसे शादियां होती थी। तो सामाजिक राजनीतिक विस्तार की अवधारणा से प्रेरित था। ऋग्वैदिक धार्मिक विशेषता क्या थी, तो उपासना की बात करते हैं तो उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना है, युद्ध में विजय पशुओं की प्राप्ति करना है और पुत्र की प्राप्ति। ये नस्ल भेद नहीं, क्योंकि पुत्री की प्राप्ति होने पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। ठीक है, अब उपासना की पद्धति प्रार्थना, सर्वमुख, यज्ञ, कर्मकांड रहते हैं। यहाँ किसी प्रकार कोई कर्मकांड तो होते थे, लेकिन कर्मकांड नहीं होते थे, यज्ञ संपन्न करा, लेकिन वर्तमान में क्या कर्मकांड करते हैं। देवकुल की बात करते हैं, देवकुल प्रकृति की पूजा करते थे। इंद्र सर्पों का देवता था, वर्षा का, युद्ध का देवता माना जाता था। अग्नि है, ईश्वर है, मानव के बीच मध्यस्थता करने वाला देवता था। वरुण है, नैतिकता को मानने वाले थे ऋतु, अतः इन्हें
ऋतुस्रगोप भी कहा जाता है। देवियों की चर्चा की गई है यहाँ। अदिति है, अरंडी जंगल की देवी है। उत्तर वैदिक काल की अपन बात करें, उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना है। महिलाओं के प्रति भेदभाव शुरू हो गया था। पुत्री के जन्म को दुख माना गया, अशुभ माना गया। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति थी। उपासना की पद्धति यज्ञ प्रार्थना थी। प्राथमिक कर्मकांड से युक्त था। देवकुल देवताओं का पदानुक्रम स्थापित हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। ठीक है। पूषण यहाँ शूद्रों का देवता बन गया था। और आगे चलते हैं, महाजनपद काल की बात करें तो यहाँ हमारा वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है। इसके बाद हम महाजनपद काल अगली वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों, अगर आपको चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और अंत में ये कहता हूँ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।